अब जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, मेरा अपना पिछला लेक्चर नहीं देखा तो आप उसको मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, उसको आप देख लीजिए, क्योंकि मैंने उसमें आपको सब डिस्क्रिप्शन में बताया हुआ है। स्टार्ट किया है उस समय मैंने चैप्टर। और अब क्या होगा, जैसे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या देखा था कि जो कुछ भी वायर है, ठीक है, इसमें जैसे करंट फ्लो हो रहा है तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। तो उस मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है वो हम पता नहीं कर रहे थे, बल्कि हम क्या कर रहे थे कि जो वायर वायर का जो एक छोटा सा टुकड़ा है, वायर का जो एक छोटा टुकड़ा है जिसकी लेंथ dl है, उसके कारण जो कुछ भी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी आ रही थी एट पॉइंट P, उसको हम निकाल पा रहे थे सिर्फ इसकी ही छोटी सी, यानी ये छोटी सी जो लेंथ है वायर की, इसके कारण जो कुछ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस हो रही थी एट पॉइंट पी पर जो प्रोड्यूस हो रही थी, उसको हम आराम से निकाल पा रहे थे। लेकिन हम क्या कर रहे थे, बायट सावर्ट लॉ में हम सिर्फ छोटी सी लेंथ का ही निकाल पा रहे थे, एक वायर की जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है। हम पूरे वायर की लेंथ एक साथ नहीं निकाल पा रहे थे। तो अब क्या होगा, हमें क्या निकालना है, पूरे वायर की जो पूरे अभी तो हम क्या करें, इस लेंथ के द्वारा ही, यानी इस लेंथ के द्वारा ही जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस हो रही है एट पॉइंट P पर वो निकाल रहे थे। लेकिन अब क्या हो गया कि पूरे वायर की जो टोटल लेंथ है, जितनी भी लेंथ का वायर है, पूरे वायर के कारण पूरे वायर के कारण जो कुछ भी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस हो रही है इस पॉइंट पर, जो कुछ भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है इस पॉइंट पर, इस पूरे वायर में करंट फ्लो होने से जो इस पूरे वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो भी प्रोड्यूस हो रही है P पर, एक किसी भी पॉइंट पर, P पर ही नहीं किसी भी पॉइंट पर, वो हमको अब निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, जो जैसे हमने इसका निकाला है, dl का निकाला है, तो dl का निकाला है तो क्या हम इसको ऐसे भी काट सकते हैं, इसको और इसको और इसको भी हम काट सकते हैं। तो क्या होगा, सभी का जो dl लेंथ है, मतलब सभी का जो भी टुकड़े जितने भी हमने काटे हैं, जितनी भी छोटी छोटी लेंथ ली है हमने, उन सभी के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकलेगी उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, हम बायट सावर्ट लॉ से निकालेंगे। तो बायट सावर्ट लॉ के द्वारा जो निकलेगा, हर एक छोटी छोटी लेंथ के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस हो रही है किसी भी पॉइंट पर, वो सभी की सभी सेम रहेगी, सभी का फॉर्मूला सेम रहेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ कौन सा फॉर्मूला हमने निकाला था। ये देखिए, हमने ये वाला फॉर्मूला निकाला कि जैसे dl लेंथ है, उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस हो रही है किसी पॉइंट पर, वो इस फॉर्मूले से निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं हम dB जो है वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस हो रही है जो पॉइंट P पर dl लेंथ के कारण वो है। और यहाँ पर क्या है, हमने ये सब जान लिया था पहले ही लेक्चर में, μ0/4πI dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो जितने भी dl लेंथ हम निकालेंगे, यानी इस वायर के अंदर से जितनी भी dl लेंथ के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, जो कुछ भी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, वो सारी की सारी इसी फॉर्मूले से निकलेगी। तो इसका मतलब ये है कि हम क्या करेंगे, इस पूरे वायर की लेंथ निकालने के लिए, इस पूरे लेंथ निकालने के लिए, सॉरी, इस पूरे वायर के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस, यानी मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रही है इस पूरे वायर के कारण, जो कुछ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस हो रही है किसी भी पॉइंट पर, वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम छोटी छोटी लेंथ के वायर, यानी जो छोटी छोटी लेंथ है इस वायर की, उसका हम निकालेंगे। फिर उन सभी को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे।
सभी जितनी भी डीएल लेंथ हमने निकाली है, जितने भी डीएल हमने निकाले हैं इस वायर के अंदर, उन सभी को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस बाय होल वायर एट द पॉइंट पी, वो आ जाएगी। ठीक है, वापस मैं आपको बता दूं कि इसे ये इस वाले डीएल के द्वारा निकाला। अब एक और हमने यहाँ पर एक और पॉइंट काट लिया, एक और ये भी डीएल है। ठीक है, तो इसके द्वारा भी जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या होगी, डी वी इक्वल टू म्यू 0 4 पाई I ds साइन थीटा अपन आर स्क्वायर। फिर यहाँ से भी अपन ने काटा, तो यहाँ से भी इस लेंथ के, इतनी लेंथ के वायर के द्वारा, वायर के कारण जो कुछ भी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस हो रही है किसी भी पॉइंट पर, वो भी इसी फॉर्मूले से दी जाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं कि सभी के द्वारा जो कुछ भी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी उन सभी को हम ऐड कर देंगे, हम सभी को हम ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हमने इस वायर को जैसे 3 लेंथ में डिवाइड कर दिया, डी एल डी एल डी एल डी एल वन डी एल टू डी एल थ्री। तो इन सभी की जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वो क्या आएगी, डी बी वन डी बी टू डी बी थ्री, ये सब हम बोल सकते हैं। तो हम क्या देखेंगे अब, बी नेट, बी नेट मतलब जैसे ये, इसको हम बी वन मान लेते हैं, और एक और इसके कारण निकलेगा वो बी टू हो जाएगा, वो इसके कारण निकलेगा वो बी थ्री हो जाएगी। तो हम क्या कर लेते हैं, उन सभी को अगर अपन ऐड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, इस वायर के कारण इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो कुछ प्रोड्यूस हो रही है पॉइंट पी पर, वो आ जाएगी। ठीक है, अभी तक जो आ रही थी वो एक स्मॉल लेंथ के लिए आ रही थी, इस वायर की स्मॉल लेंथ के लिए आ रही थी। ठीक है, अब अगर हम जो भी स्मॉल लेंथ के कारण जो कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो निकालना है, वो निकाल ली थी हमने, और जो भी निकली है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो भी प्रोड्यूस हुई है हर एक छोटी छोटी लेंथ के द्वारा, उन सभी को हम ऐड कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पूरे वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो कुछ प्रोड्यूस हुई है किसी पर पॉइंट पर, वो आ जाएगी। ठीक है, अब जैसे 3 पार्ट में 3 लेंथ निकाली हमने इसकी। ठीक है, जैसे 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, छोटे छोटे डी एल डी एल डी एल, और उन सभी का हम पहले निकाल लेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और उन सभी को हम ऐड कर देंगे। तो जैसे हमने एक के द्वारा एक लेंथ का निकाला, बी वन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, बी टू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, बी थ्री मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, अब इन सभी को अगर अपन ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगी हमारे पास, नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस्ड बाय होल वायर। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ जाएगा, मैंने बहुत धीरे धीरे समझाया आपको। अब क्या निकालना हमें, सबसे पहले तो मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू अ स्मॉल एलिमेंट डी एल। तो जो कुछ भी मैग्नेटिक फील्ड रहती है किसी भी पॉइंट पी पर किसी भी स्मॉल एलिमेंट डी एल के कारण, वो क्या रहती है, डी बी इक्वल टू म्यू 0/4 पाई I ds साइन थीटा अपॉन आर आर स्क्वायर। अब यहाँ पर थीटा की जगह 90 मैंने थीटा क्यों लिखा मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, एक पूरे लेंथ का वायर है और एक ये यहाँ पर पॉइंट पी रख लिया हमने, तो इस पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस हो रही है इस पूरे होल वायर के कारण, वो हमको पता करना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसकी एक छोटी सी लेंथ ले ली डी एल, उसके कारण जो कुछ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगी वो देख लेंगे। फिर एक और लेंथ ली हमने, उसके द्वारा जो कुछ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगी इस पॉइंट पी पर, वो देख लेंगे। तो उन सभी को हम ऐड कर लेंगे। फिर उसके बाद क्या आएगी, नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो हम इसको पहले के सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या होता था, हम यहाँ पर छोटी सी लेंथ लेते थे, तो हम आसानी से क्या करते थे, यहाँ से यहाँ तक एक लेंथ ले लेते थे, पॉइंट पी से एक लाइन ज्वाइन कर लेते थे, उसका हम डिस्टेंस आर रख लेते थे, और जो एंगल रहता था उसको हम थीटा बना लेते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, पॉइंट पी से एंड तक जितना भी वायर है उसके कॉर्नर तक, और नीचे जितना भी वायर है उसके कॉर्नर तक जाना है हमें। तो यहाँ से वहाँ तक हम 2 लाइन ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा। अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि जो कोई भी पॉइंट हम लेंगे, जो कुछ भी हम पॉइंट लेंगे जहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो कुछ भी प्रोड्यूस हुई है पूरे वायर के कारण वो हमें फाइंड आउट करना है, वो वाला पॉइंट हम क्या लेंगे, इस वायर के परपेंडिकुलर लेंगे हम। ठीक है, परपेंडिकुलर लेंगे, मतलब इस वायर से, इस पॉइंट से अगर अपन लाइन खींचेंगे तो वो परपेंडिकुलर आनी चाहिए। ठीक है, वो लाइन ले लेंगे हम। अब देखना, तो इस लाइन से
ये वाली लाइन जो ज्वाइन कर रही है इसके वायर के कॉर्नर से, तो पॉइंट पी यहाँ तक जो लाइन ज्वाइन कर रही है वो कितना एंगल बना रही है इस परपेंडिकुलर लाइन से, जो कि वायर के परपेंडिकुलर है, वो 5 1 एंगल बना रही है। ठीक है, क्या बना रही है? 5 5 1 एंगल बना रही है। और इसके बीच में डिस्टेंस क्या है? यहाँ पर जो परपेंडिकुलर लाइन है पी, पॉइंट पी, और इसके बीच में डिस्टेंस क्या है? ए है। ठीक है, अब एक और, जैसे यहाँ से एक और लाइन हमने खींची जो नीचे वाले कॉर्नर तक जा रही है वायर के, तो वो कितना एंगल बना रही है? इस परपेंडिकुलर लाइन के साथ 5 2 एंगल बना रही है। तो आप देखना, इसका मुंह ऊपर ओपन हो रहा है और इसका मुंह नीचे ओपन हो रहा है। तो ये क्या हो गया? ये 5 1 हो गया और ये -5 2 हो गया। क्या हो गया है? -5 2, क्योंकि ये नीचे जा रहा है। अब मैं आपको बता दूं एक रूल, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक रूल रहता है कि आप जैसे यहाँ पर एक सर्कल बना रहे हो, ठीक है, और यहाँ पर एक सेंटर पॉइंट है, तो इसके ऊपर अगर आप जाते हो, यानी अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जाते हो तो आपका जो एंगल रहेगा वो माइनस रहेगा, और आप अगर क्लॉकवाइज जाते हो तो आपका जो एंगल रहेगा वो रहेगा पॉजिटिव एंगल रहेगा। ठीक है, वही वाला रूल हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। अब देखिए, अब ये यहाँ से ऐसा खुल रहा है, ऊपर ऊपर खुल रहा है, ऊपर खुल रहा है, यानी नीचे तो जाएगा नहीं, तो ऊपर खुल रहा है यानी ऊपर ऊपर इधर जा रहा है, ये क्लॉकवाइज जा रहा है, तो क्लॉकवाइज जा रहा है जिस कारण हमने इसको पॉजिटिव लिया है। और अब क्या है कि ये नीचे की तरफ खुल रहा है, मानी ऐसे खुल रहा है, ये ऐसे करके ऐसे खुल रहा है ये, तो एंटी क्लॉकवाइज है। तो एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा? जो एंगल लेंगे हम वो लेंगे क्या? नेगेटिव। अब देखते हैं यहाँ पर, पहले हम क्या ले लेते हैं, हमको क्या है कि स्मॉल लेंथ के द्वारा वायर की जो स्मॉल लेंथ रहती है, इसे स्मॉल लेंथ के कारण जो कुछ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस हो रही है एट पॉइंट पी पर, वो उसका फॉर्मूला हमने निकाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसको देखेंगे। जैसे हमने डीएल लिखा है यहाँ पर, और अब यहाँ से यानी डीएल से लेकर तो पॉइंट पी तक एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे जिसकी डिस्टेंस रहेगी आर, जिसका लेंथ रहेगी आर, और ये जो लाइन है जिसकी लेंथ आर है वो एंगल परपेंडिकुलर लाइन के साथ बना रही है थीटा, थीटा एंगल बना रही है। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पर पहले हम थीटा लिख रहे थे एंगल, लेकिन अब यहाँ पर 90 माइनस थीटा कैसा है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब देखना, इसके इस लाइन के पैरेलल अगर अपन एक और लाइन ले लेते हैं इस प्रकार से, तो एक थ्योरम आपने पढ़ी होगी 10th क्लास में। देखिए, ये वाली लाइन इसके साथ एंगल बना रही है 5 1, ठीक है, सॉरी ये वाली लाइन इसके साथ ये एंगल बना रही है, ये वाली लाइन इस लाइन के साथ एंगल बना रही है थीटा। ठीक है, और आप ध्यान से देखना, मैं इसको ब्लैक पेन से बताता हूँ। यहाँ पर दो लाइन पैरेलल है और एक एंगल यहाँ पर है और दूसरा एंगल यहाँ पर बन रहा है, जैसे यहाँ पर। ठीक है, तो ये भी थीटा ही होगा, ये वाला जो एंगल बन रहा है ये भी क्या होगा? थीटा ही होगा। अब थीटा क्यों होगा मैं बताता हूँ। एक थ्योरम आपने 10th में पढ़ी हुई है कि अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। अल्टरनेट एंगल जो कुछ भी रहते हैं, जैसे एक एंगल इधर और फिर ये वाला एंगल इधर, तो ये दोनों के दोनों अल्टरनेट एंगल है, तो अल्टरनेट एंगल इक्वल रहते हैं, यानी ये एंगल थीटा है तो जाहिर सी बात है ये भी एंगल थीटा ही होगा। ठीक है, और अब इसको अपन देखें तो ये इस लाइन से ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये लाइन क्या है? इसके पैरेलल है। ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, यानी ये जितना एंगल बना रही है इस वायर के साथ, तो ये लाइन भी उतना ही एंगल बनाएगी उस वायर के साथ। ठीक है, तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक, टोटल यहाँ से यानी यहाँ से यहाँ तक क्या है? 90 डिग्री है। टोटल यहाँ से यहाँ तक है 90 डिग्री। ठीक है, टोटल यहाँ से यहाँ तक क्या है? 90 डिग्री। अब देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक थीटा है, इस लाइन से लेकर तो इस लाइन के बीच में ये थीटा है, और ये पूरा 90 है। तो हमें अगर ये वाला एंगल निकालना है तो क्या कर देंगे हम? पूरे 90 में से ये घटा देंगे। देखना ध्यान से, पूरे 90 डिग्री में से अगर हम ये वाला एंगल घटा देंगे तो हमारे पास ये वाला एंगल बच जाएगा, आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे? 90 डिग्री में से थीटा गया तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? 90 माइनस थीटा।
तो यहाँ पर ये वाला एंगल जो आ जाएगा 90 माइनस थीटा। तो इस प्रकार आया है 90 माइनस थीटा। तो हमने यहाँ पर साइन थीटा की जगह क्या लिख दिया, साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, -φ2, और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, φ1। ठीक है, अब स्मॉल लेंथ के द्वारा जो कुछ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस हो रही है वो किस फॉर्मूले से निकल रही है, किस फॉर्मूले से हम बता पा रहे हैं, इस फॉर्मूले से बता पा रहे हैं। अब अगर हम यहाँ पर भी लेंथ ने चीज़ छोटी सी लेंथ का निकाले तो भी यही आएगा। तो हम एक काम क्या करते हैं, अगर हमें पूरे वायर का निकालना है तो जितने भी यानी छोटी छोटी लेंथ के द्वारा जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस हुई है उन सभी को हम ऐड कर देंगे। तो क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन का मतलब क्या करना है, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, मिलाना। इंटीग्रेशन का मतलब होता है मिलाना। तो हम क्या करेंगे, जो कुछ भी छोटी छोटी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस हुई है छोटी छोटी लेंथ के द्वारा उन सभी को हम इंटीग्रेट कर देंगे। ये देखिए इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया है मैंने, dB, है ना। तो और यहाँ पर भी हम इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे। इंटीग्रेशन का साइन हम लगाएंगे तो कहाँ से कहाँ तक हो रहा है ये, इसकी लिमिट लिखनी पड़ेगी हमें। तो लिमिट लिखनी पड़ेगी, तो हम क्या करेंगे कि जो -φ2 एंगल है, यानी ये जो है, यानी -φ2 एंगल से लेकर तो φ1 एंगल तक, इसको हम लिखें लिमिट के अंदर -φ2 से लेकर तो -φ1 तक जा रहा है ना। और -φ2 से लेकर तो φ1 तक जितनी भी लेंथ, यानी जितनी भी छोटी छोटी लेंथ के जो निकले हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, वो सारी की सारी हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो जिस कारण हमने क्या लिखा, -φ2 से लेकर तो φ1 तक जितने भी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस हुई है छोटी छोटी लेंथ के द्वारा उन सभी को हम ऐड कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो हमने यही वाला काम करा है। ठीक है, तो हमने इसको इन सभी को इंटीग्रेशन के अंदर लिख दिया। अब देखना, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। आप सभी ये जानते हैं, 10th में आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हुई है। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ तक आ गया कॉस थीटा। अब हमें क्या करना है, कॉस थीटा निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अब अगर हम ट्रिग्नोमेट्री में देखें तो कॉस थीटा में, यानी जैसे हम राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से देखें, इस प्रकार से राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से देखें जैसे ABC, तो यहाँ पर जो कॉस थीटा होता है वो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये क्या होता है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा यहाँ पर हम देखेंगे पहले। तो यहाँ पर जो राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पर बेस क्या है, यहाँ पर हम देखें राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा। यहाँ पर एक आपको यहाँ से ये गया, फिर उसके बाद यहाँ से ये आया लाइन, फिर यहाँ से यहाँ तक। तो ये क्या हो गया, अगर हम इसका कॉस थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये है बेस और ये है हाइपोटेनस। तो ये क्या आ जाएगा, A/r। फिर यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, r की वैल्यू निकाल लेंगे। r की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर, A/cos थीटा। r की वैल्यू क्या हो जाएगी, A/cos थीटा। ठीक है, हम क्या करेंगे, r की वैल्यू हम क्या रख देंगे, A/cos थीटा अगले ही स्टेप में। ये देखिए, अब हमें क्या निकालना है, आई आई तो नहीं निकालना, हमें कांस्टेंट है, dl निकालना है। ठीक है, और r² की यानी r की वैल्यू निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे इन्हें, तो हम वैसे हम r की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। किस प्रकार निकाला हमने, पहले cos थीटा इक्वल टू रखा हमने पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से, मतलब जो राइट एंगल ट्रायंगल है। अब उसमें ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से हमने निकाला cos थीटा में क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो हमने किसको देखा था, पहले इसको देखा था पूरे ट्रायंगल को, राइट एंगल ट्रायंगल को। तो यहाँ पर बेस क्या था, A, और हाइपोटेनस क्या था, R, जो हम यहाँ पर लिखा है। फिर यहाँ पर R इक्वल्स टू A/cos थीटा आया। ठीक है, तो R की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। R क्या है, अब यहाँ पर क्या है, DL को निकालना है। ठीक है, DL को निकालना है। तो DL को हम कैसे निकालेंगे, तो देखते हैं हम DL को किस प्रकार हम निकाल पाते हैं। ठीक है, तो
अब यहाँ पर हमें देखना है कि ये जैसे मैं आपको इसको छोटे फॉर्म में अलग अलग करके दिखाता हूँ। इस ट्रेंगल को कैसा दिख रहा है ये ट्रेंगल, ये देखिए इस प्रकार दिख रहा है ये ट्रेंगल। अब हमें यहाँ पर देखने की ज़रूरत नहीं है बार बार, ठीक है। तो ये एक मान लीजिए ये एल है, ए है, आर है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री कॉस थीटा निकल गया हमारा। साइन थीटा होता है क्या, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है क्या, टेन थीटा। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, एल, और बेस क्या है, ए, तो क्या हो जाएगा, एल अपॉन ए। देख लीजिए, ये देखिए यहाँ पर टेन थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन ए, ठीक है। अब हम निकालना है डीएल। डीएल निकालना है तो हम क्या कर लेते हैं, एल को एक साइड ही रहने देते हैं और इसको हम इधर ले आते तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये डिवाइड में यहाँ पर अगर अपोजिट साइड में जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर हमने कर दिया मल्टीप्लाई में ए टेन थीटा। अब यहाँ पर क्या है कि हमें डीएल का निकालना है, डीएल की वैल्यू निकालनी है, डीएल की निकालनी है, ठीक है। तो फॉर्मूले के हिसाब से हमें डीएल निकालना है। तो किस प्रकार आ सकता है डीएल, देखिए यहाँ पर जो है थीटा है, तो हम क्या करें, थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डीएल अपॉन डी थीटा, ठीक है। ए, फिर उसके बाद टेन थीटा। जब हम टेन थीटा का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, जब भी हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं टेन थीटा का, तो उसका रिजल्ट क्या आता है, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा। तो हमें डीएल निकालना है, ठीक है। तो डीएल को वैसा का वैसा ही रहने देंगे और जो अपॉन वैल्यू है ये अपोजिट साइड में ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगी क्योंकि ये डिवाइड में है इधर। तो डीएल इज इक्वल्स टू ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ओके। अब अब हम यहाँ पर इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करने के बाद हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, जैसे हमने क्या निकाला था, डीएल। डीएल क्या निकला था हमारे, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो हमने यहाँ पर डीएल की जगह ए सेक स्क्वायर डी थीटा लिख दिया और कॉस थीटा की जगह कॉस थीटा ही लिख दिया। और आर स्क्वायर, हमने पहले आर क्या निकाला था, ए अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो आर की जगह हमने रख दिया ए अपॉन कॉस थीटा होल स्क्वायर। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर है तो यहाँ पर दोनों में स्क्वायर लगा दिया हमने, ठीक है। अब जो कांस्टेंट टर्म है हम उसको बाहर निकाल लेंगे। तो कांस्टेंट टर्म कौन कौन सी है, देखिए सबसे पहले तो हम क्या कर लेंगे, ए से ए के कैंसिल कर देंगे, ठीक है। एक ए से ए कैंसिल करते हैं तो यहाँ पर ए बचेगा, ठीक है। तो हम क्या करें, कांस्टेंट को पहले हम बाहर निकाल लेंगे। तो कांस्टेंट को हम बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू जीरो अपॉन फोर पाई आई अपॉन ए। फिर उसके बाद हम क्या लगाएंगे, इंटीग्रेशन लगाएंगे, फिर उसकी लिमिट लगा देंगे जो हमने लिखी हुई है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अपन वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे। तो वो और फिर उसके बाद करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई, यानी कॉस थीटा को हम लिख देंगे वैसा का वैसा यहाँ पर। तो इस प्रकार से कंडीशन बन जाएगी, जब वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा होल अपॉन ए अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखिए ये अब ए यहाँ पर ए एक ए से ए के कैंसिल हो गया तो यहाँ पर बचा था ए और यहाँ पर अपन कॉस स्क्वायर थीटा, तो अपन लिख दें कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा तो बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ कॉस थीटा। तो फाइनली जो हमारा आएगा रिजल्ट वो क्या आएगा, यहाँ पर रिजल्ट अभी नहीं आएगा, यानी हमारे इसके बाद जो स्टेप आएगी उसमें क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई अपॉन ए, वैसा का वैसा ही है। फिर उसके बाद हमने जो सॉल्व करके यहाँ हमने जब भी सॉल्व करा इसको तो आया क्या हमारे पास, कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। कैसा है आपको मैंने बता दिया। और अब हम यहाँ पर देखते हैं म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई अपॉन ए। फिर अपन इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा होता है। फिर यहाँ पर लिमिट लगी हुई है तो हम यहाँ पर लिमिट लिख देंगे माइनस फाइव टू से लेकर तो 5 1। अब इस इंटीग्रेशन आप सभी को आता ही है, अगर नहीं आता है तो थोड़ा बहुत आप सीख जाएंगे इस वीडियो से, ठीक है। अब मैं सॉल्व करना बताता हूँ आपको। तो थीटा की जगह सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, अपर लिमिट। पहले हम क्या लिखेंगे, थीटा की जगह लिखेंगे हम अपर लिमिट का ये जो ये है अपर लिमिट, ये है लोअर लिमिट।
जो भी अपर लिमिट में है वो हम थीटा की जगह लिखेंगे पहले, फिर माइनस माइनस करेंगे, फिर वापस लिखेंगे साइन, फिर थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे, लोअर लिमिट, जो भी लोअर लिमिट में है वो लिख देंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर ये देखिए, हमने डीबी का इंटीग्रेशन कर दिया था तो बचा क्या यहाँ पर, बी। डीपी का इंटीग्रेशन कर दिया तो यहाँ पर आया बी, यानी डीपी का इंटीग्रेशन करना यानी हर एक लेंथ पर, हर एक छोटी छोटी लेंथ के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस हुई है उन सभी को हमने इंटीग्रेट कर दिया। तो पूरे वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो रहती है बी, बी से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन उन सब का हमने इंटीग्रेशन करा तो आया क्या, बी। बी यानी टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू होल वायर, फुल वायर। ठीक है, अब म्यू 0/4πi/a साइन थीटा, अब ये वाली लिमिट लगा दी हमने, तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे। किस प्रकार सॉल्व करेंगे, ये वैसा का वैसा लिख देंगे हम, फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो किस प्रकार करेंगे, साइन। अब थीटा की जगह जो अपर लिमिट में लिखा है सबसे पहले वो लिख देंगे, माइनस, फिर थीटा की जगह जो लोअर, थीटा की जगह वो लिखे हैं जो लोअर लिमिट में है। ठीक है, अब देखना है यहाँ पर ये है माइनस, ये भी माइनस है, तो ये माइनस इधर बाहर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अगली स्टेप में यहाँ पर आप देख सकते हैं साइन फाइव वन लिखा है प्लस साइन फाइव टू लिखा है। तो पूरे वायर जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है उस पूरे वायर के कारण जो कुछ जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस हो रही है किसी भी पॉइंट पर, वो क्या होती है, वो किस फॉर्मूले से निकलेगी, μ0/4πi/a साइन फाइव वन प्लस साइन फाइव टू। ओके, अब छोटा सा नोट्स आपके लिए, देखिए यहाँ पर एक ये वायर है जिसकी लेंथ एल है और हमने यहाँ से एक छोटी सी लेंथ का एक छोटी सी लेंथ ली इस वायर की, और इस छोटी सी लेंथ के कारण जो कुछ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है एट पॉइंट पी पर हम इसको टारगेट कर रहे हैं कितनी है। ठीक है, तो देखिए जो भी पॉइंट पी है और जिसकी लेंथ वायर से ए है, ठीक है, तो ये क्या रहती है, परपेंडिकुलर इन डायरेक्शन। ठीक है, अगर वो परपेंडिकुलर है, मतलब जो पॉइंट पी है जहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, अगर वो वायर के परपेंडिकुलर है तो क्या करेंगे हम, जो फाइव वन और फाइव टू है, फाइव वन और फाइव टू, यानी ये वाला एंगल फाइव वन और ये वाला एंगल फाइव टू, ये दोनों क्या है कि अपोजिट डायरेक्शन में मेज़र होंगे। अपोजिट डायरेक्शन इन द सेंस कि एक ऊपर जा रहा है तो एक नीचे जा रहा है। ठीक है, एक क्लॉकवाइज है तो एक एंटी क्लॉकवाइज है, ये हो गया इनका अपोजिट डायरेक्शन उसी लाइन के कंपैरिजन में, उसके उसी लाइन के रिलेटिव में। ठीक है, तो अब हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इसके, ताकि आपको सारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये एक वायर है, ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस वायर के कारण जो कुछ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस हो रही है एट पॉइंट पी पर उसको निकालना है हमें। ठीक है, तो इसको हम कैसे निकालते हैं, किस फॉर्मूले से निकालते हैं, पूरे वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो कुछ प्रोड्यूस हो रही है किसी भी पॉइंट पर, हम उसको कैसे निकालते हैं, इस प्रकार से इस फॉर्मूले से निकालते हैं, बी इक्वल्स टू μ0/4πi/a साइन फाइव वन प्लस साइन फाइव टू, इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे। ठीक है, तो करंट कितना फ्लो हो रहा है, 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, और इसको हम देखें फाइव वन की जगह। ठीक है, इसको हम देखें फाइव वन की जगह, तो फाइव वन की वैल्यू क्या है 45 डिग्री और फाइव टू की क्या है 30 डिग्री। ठीक है, और यहाँ से लेकर तो पी तक की लेंथ कितनी है 10 मीटर, तो हम इसको सभी को फॉर्मूला पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए μ0/4π, मैंने आपको पहले ही बताया था पहले लेक्चर में कि μ0/4π की जो वैल्यू रहती है वो क्या रहती है 10⁻⁻⁷, और आई हमें क्या दिया हुआ है
2 दिया हुआ है और ए ए जो डिस्टेंस है इस वायर से तो इस पॉइंट पी की वो क्या है 10, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 10। अब साइन, अब फाइव वन हमने क्या देखा था यहाँ 45 डिग्री है और फाइव टू क्या है 30 डिग्री, तो फाइव वन और फाइव टू की जगह हम उनकी वैल्यू पुट कर देंगे रेस्पेक्टिवली। तो क्या आएगा यहाँ पर साइन 45 प्लस साइन 30। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू आप टेबल से जानते हैं, तो टेबल के अंदर अगर आप नहीं जानते हो टेबल के अंदर जाके देख लीजिए। जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का चैप्टर है 11th क्लास में, उसमें टेबल दी हुई है कि साइन 45 की वैल्यू क्या रहती है। तो हम यहाँ पर इसको पुट कर दें, साइन 45 की जगह साइन 30 की वैल्यू क्या रहती है वो यहाँ पर पुट कर देंगे। तो साइन 45 की जो वैल्यू रहती है वो क्या रहती है 1/√2 रहती है, और साइन 30 की वैल्यू रहती है वो रहती है 1/2। तो इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वो क्या रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इस वायर के कारण किस पॉइंट पर, एट द पॉइंट पी, जो कि परपेंडिकुलर किसके, इस वायर के। ओके, और इसकी यूनिट हम लिख देंगे टेस्ला। हम देखते हैं, हम चारों साइड के कारण जो कुछ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस हो रही है इस पॉइंट पर, उसे हमें निकालना है। ठीक है, तो स्क्वायर के साइड जो मैं बता दूं वो सारी साइड सेम रहती है। इसकी लेंथ क्या दे रखी है, ए दे रखी है। तो सभी साइड जो है वो ए लेंथ की है, सभी जो वायर की लेंथ है वो क्या ए है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हम इसको सॉल्व करने बैठते हैं तो देखते हैं, ये एक पूरा स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम इसका निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इस वायर के कारण इस पॉइंट पी पर, फिर इस वायर के कारण इस पॉइंट पी पर, इस वायर के कारण इस पॉइंट पी पर, इस वायर के कारण इस पॉइंट पी पर, फिर उन सभी का हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, चारों साइड जो स्क्वायर है उनके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस हुई है वो आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको निकालेंगे। तो देखना, यहाँ पर इसके पैरेलल एक लाइन हम खींच देते हैं यहाँ से यहाँ तक। तो इसकी भी लेंथ क्या होगी, ए होगी, और ये मिड पे है पूरा। तो ये क्या कर रहा है, इस लाइन को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है सेम रेशो में। ओके, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, एज यहाँ पर इसकी लेंथ थी ए, लेकिन अब यहाँ पर पॉइंट पी के बाद इसकी लेंथ क्या हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक a/2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर a/2 हो जाएगी, और ये इसकी जो लेंथ है वो बराबर है और ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, और ये मिड पॉइंट पे है, परपेंडिकुलर है। तो ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, इसके इधर वाला साइड भी बराबर है, ये इसका इधर वाला साइड और ये वाला साइड दोनों बराबर है। ठीक है, तो दोनों साइड एंगल, दोनों साथ जो है ये इस कॉर्नर से जो लाइन ज्वाइन हो रही है उस पॉइंट पी तक, तो और इस कॉर्नर से ज्वाइन हो रही है लाइन इस पॉइंट पी तक, वो दोनों की दोनों क्या है, सेम एंगल बना रही है किसके साथ, परपेंडिकुलर लाइन के साथ, जिसकी लेंथ क्या है a/2। तब देखना यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको एक राइट एंगल दिख रहा है। ठीक है, तो राइट एंगल दिख रहा है तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री रहता है। इसकी जो डिग्री रहती है वो, इसका जो कुछ भी एंगल रहता है वो 90 डिग्री रहता है। ठीक है, अब ये क्या लाइन है, ये बीच में लाइन है जो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। दो पार्ट में डिवाइड कर रही है यानी 90 को दो पार्ट में डिवाइड कर दो, क्या हो गया 45 हो गया। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद हम देखें यहाँ पर, देखिए सबसे पहले तो इस वायर के कारण जो कुछ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी पॉइंट पी पर, उसका नाम हम रखते हैं b1। फिर इसके द्वारा जो आएगी उसको रखते हैं हम b2। इसके द्वारा जो आएगी उसको हम रखते हैं b3। इसके द्वारा जो कुछ भी आएगा उसको हम लिख देंगे b4। और फिर उन सभी को हम ऐड करके जो कुछ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी एट पॉइंट पी पर, वो क्या आएगी, स्क्वायर की चारों साइड के कारण आएगी। स्क्वायर की चारों साइड के कारण जो कुछ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस हो रही है एट पॉइंट पी पर वो आएगी। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले b1 को सॉल्व करते हैं। b1 मतलब मैग्नेटिक इंटेंसिटी ड्यू टू दिस वायर। ओके, μ0/4π। अब जैसे हमने फॉर्मूला देखा था B = μ0/4πI/A, फिर उसके बाद ब्रैकेट में देखा था sin φ1 प्लस sin φ2। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये देखिए ये φ1 है, ये φ2 है, तो हम φ1 φ2 की जगह हम रख देंगे क्या 45।
अब ए की जगह हम क्या रख देंगे यहाँ पर a/2। ठीक है, अब फिर इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। आगे हम इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो आगे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको मत देखना, अभी इसको देखिएगा। μ0/4 पाई आई अपॉन a/2 1/√2 प्लस 1/√2। हम इनका एलसीएम ले लेंगे, इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये सॉरी मैंने यहाँ पर थोड़ा गलत लिख दिया, यहाँ पर √2 नहीं आएगा, √2 कैंसिल भी नहीं होगा। ठीक है, तो 2/√2 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये देखिए √2 है तो 2 2 जा 4, यहाँ पर 4 हो जाएगा। तब यहाँ पर जो फाइनली जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, यहाँ पर a/, नीचे की साइड a/√2 ये आएगी। तो फाइनली जो वैल्यू है हमारी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इस पहले वायर के कारण, इस साइड के कारण एट पॉइंट पर वो क्या आई, μ0I अपॉन a/√2 ये आई। ठीक है, तो स्क्वायर के चारों साइड इक्वल रहती है और ये मिड पॉइंट है स्क्वायर का। ठीक है, तो क्या होगा, सभी साइड के द्वारा ये सेम ही मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगी इस पॉइंट पर। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, अगर हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है पूरे स्क्वायर की चारों साइड के कारण, तो हम क्या कर देंगे, इन सभी की जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी उन सभी को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, बी नेट करके लिखेंगे इक्वल्स टू B1 + B2 + B3 + B4। फिर उसके बाद हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर फाइनली 4μ0I अपॉन a/√2। √2। ओके, तो यहाँ हो गया हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व। यहाँ पर अभी तक सॉल्व नहीं हुआ, सॉरी मैंने बोला सॉल्व हो गया, लेकिन यहाँ पर अभी अपना सॉल्व नहीं हुआ। यहाँ पर 4μ0I अपॉन a/√2। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर ये देखिए, यहाँ ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है। तो ये देखना, जो B1 आ रहा है वही B2 आ रहा है, वही B3 आ रहा है, वही B4 आ रहा है, तो सभी सेम है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, B2 को ही B1 लिख सकते हैं, B3 को ही B1 लिख सकते हैं, B4 को ही B1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम अगर चारों साइड इक्वल है तो चारों साइड के द्वारा जो कुछ पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो भी सेम आएगी, है ना। तो सेम आएगी तो क्या हम लिख सकते हैं, इसको देखते हैं। देखिए B1 तो इस प्रकार निकल गया था, अब नेट निकालना हमें। ठीक है, तो B2 को भी हम B1 लिख सकते हैं, B3 को भी हम B1 लिख सकते हैं, B4 को भी B1 लिख सकते हैं। तो सभी B1 हो जाएंगे, तो हम इनको ऐड करें तो क्या हो जाएगा, 4B1 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 इंटू μ0/4 पाई 4I अपॉन a√2। ठीक है, B1 की जगह हमने क्या लिख दिया, ये लिख दिया, और ये 4 का 4 है। तो हम इसको अब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, μ0/4 पाई, तो 4 4 जा 16, 16I अपॉन a√2। तो ये क्या होगा, आउटवर्ड होगा। और इसका डायरेक्शन कैसे पता चला हमें, देखिए जो भी हमने स्क्वायर देखा है उसका जो डायरेक्शन है वो किस प्रकार है, इस प्रकार है। ठीक है, अगर हम स्क्रू रूल से देखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखें ये पहले यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है। ठीक है, तो हम क्या एक नट रखते हैं, उसको हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो नट क्या होता है, बाहर आता है, तो इसका डायरेक्शन क्या हो गया, आउटवर्ड। ठीक है, आउटवर्ड होता है। अगर ये इसका डायरेक्शन इस प्रकार होता तो ये क्या होता है, इनवर्ट होता। लेकिन यहाँ पर ये वाला डायरेक्शन है और ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब भी हम घुमाते किसी भी नट को तो वो बाहर आता है, तो मतलब आउटवर्ड हो रहा है। तो इसका जो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, आउटवर्ड होगा। ओके, आउटवर्ड कैसे होगा मैंने आपको बता दिया। अब हम देखने वाले हैं एक न्यूमेरिकल। ठीक है, जिसमें क्या दिया हुआ है, देखिए ये तो मैंने बाद में इम्प्लीमेंट करा है, इसको सॉल्व करा हुआ है ये। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन में जो ट्रेंगल दिया हुआ किस प्रकार दिया हुआ है, तो हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है इस प्रकार दिया हुआ है, ये एक ट्रेंगल है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रेंगल है, और यानी ये वायर्स होने, ये एजेस है, जो ये है वायर्स। ठीक है, इनमें करंट फ्लो हो रहा है I। ठीक है, इनकी डायरेक्शन भी दे रखा है किधर फ्लो हो रहा है करंट। ठीक है,
तो अब यहाँ पर जो हर एक की जो लेंथ, हर एक साइड की जो लेंथ है वो है एल, ठीक है, एल लेंथ है। अब हमें क्या करना है कि इस ट्रायंगल के साइड्स के कारण जो कुछ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस हो रही है एट पॉइंट पी, जो कि मिडिल में है इस ट्रायंगल के एट पॉइंट पी, वो हमें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले यहाँ से हम यहाँ तक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, अब जो ट्रायंगल रहता है उसके जो एंगल का सम रहता है वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, 180 डिग्री होता है, और ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो यहाँ पर हम 60 करें, देखिए, तो अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल तो यानी इसके सारे एंगल जो है वो इक्वल रहेंगे, इसके जो सारे सारे एंगल जो है वो इक्वल रहेंगे। ठीक है, अब सारे सारे एंगल अगर इक्वल रहेंगे तो हमें यहाँ पर देखना होगा कि कितना कितना अपन जोड़ेंगे, कितना कितना हर एक एंगल में लेंगे तो क्या आ जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पर 60 लेंगे, यहाँ पर 60 लेंगे, यहाँ पर 60 लेंगे, तो क्या आ जाएगा 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर भी 60 है, यहाँ पर भी 60 है, ठीक है, यहाँ पर भी 60, यहाँ पर भी 60 है। अब ये वाली लाइन जो है ये इस एंगल को डिवाइड कर रही है दो पार्ट में, इक्वल पार्ट्स में। तो ये वाला जो एंगल होगा ये कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। अब 60 का आधा हो जाएगा 30, और यहाँ पर भी यही वाली बात होगी, ये 30 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक एक परपेंडिकुलर लाइन इसको पॉइंट पी को यहाँ से एल से कनेक्ट कर रही है परपेंडिकुलरली। जो ये लाइन जो है वो कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री एंगल बना रही है इस परपेंडिकुलर लाइन के साथ। ठीक है, और इस लाइन की, यानी इस लाइन की जो लेंथ है वो क्या है, ए, ए। ठीक है, तो अब ये इस एल, जिस ये जो वायर है इस वाले वायर को वो, जो एल है जिसकी लेंथ एल है, इस वायर को वो दो पार्ट में डिवाइड कर रही है वाली लाइन। तो इसकी लेंथ क्या हो गई यहाँ पर, L/2, और L/2 दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं क्या, पाइथागोरस यानी ट्रिग्नोमेट्री से टेन 30, यानी टेन 30 डिग्री, ये वाला 30 डिग्री। ठीक है, टेन 30। तो अब यहाँ पर निकालते हैं अपन वैल्यू इसकी, तो क्या हो जाएगी, यहाँ पर देखिए टेन की वैल्यू क्या होती है, हाइपोटेनस के हिसाब से, सॉरी, ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें हाइपोटेनस है, उसमें बेस है, परपेंडिकुलर है। तो टेन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, जिसकी लेंथ क्या है, ए है, और बेस क्या है, L/2। ठीक है, L/2 है, तो यहाँ पर हम देखेंगे A/L/2। अब इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2A/L आ जाएगा, इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर अपन L को L/2 को ऊपर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा और L नीचे आ जाएगा, तो 2A/L हो जाएगा, L हो जाएगा। ठीक है, अब A को वैसा का वैसा ही रहने देते हैं। ठीक है, A को वैसा का वैसा ही रहने देते हैं, और हम क्या है कि इसका मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं। ये डिवाइड में है तो अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये देखिए A = L/2 मल्टीप्लाई बाय टेन 30 डिग्री। ठीक है, A = अब यहाँ पर 30 डिग्री क्यों लिया, टेन 30 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर ये 30 डिग्री है जिस कारण लिया। ठीक है, अब A = L/2√3। ठीक है, तो टेन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है अकॉर्डिंग टू द टेबल। आप अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखेंगे चैप्टर 11 का, तो उसमें टेबल दी हुई है कितने, किस डिग्री पर टेन, साइन या कॉस की वैल्यू होती है, क्या होती है, वो दी हुई है सारी की सारी। ठीक है, अब A = L/2 वैसा का वैसे लिख दे आप, टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। तो सबसे पहले हम किसके कारण निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी पर। सबसे पहले इस वार के कारण निकालेंगे। तो इस वार के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकलेगी उसका हम नाम क्या रखेंगे, B1। और इस वार के कारण निकलेगी वो, उसका हम रखेंगे B2। और इसका निकलेगी, इसके कारण जो निकलेगी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वो क्या रहेगी, B3। तो क्या करेंगे, अगर हम उन सभी को ऐड कर देंगे, जो भी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकली है हर एक वायर के कारण, उन सभी को अगर अपन ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगी हमारे पास, नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस्ड बाय दिस ट्रायंगल एट द पॉइंट P। ठीक है, तो B1 यानी जब भी
हम यहाँ पर देखते हैं कि पूरे वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या रहता है, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन, अब देखिए अब क्या होता है यहाँ पर आई अपॉन ए आता, और अपन ने ए की वैल्यू निकाल क्या ली है, ए एल अपॉन 2√3, तो हमने ए की जगह क्या पुट कर दिया, एल अपॉन 2√3। अब देखिए यहाँ पर साइन 60 क्यों लिखा है और साइन 60 यहाँ पर भी क्यों लिखा है, मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 90 है। ठीक है, तो जो जो कोई सा भी ट्रायंगल रहता है उसका एंगल का सम क्या रहता है, 180 डिग्री रहता है। तो यहाँ पर 90 हो गया, यहाँ पर 30 हो गया, तो कितना हो गया, 120 डिग्री पहले हो गया। अब यहाँ पर क्या चाहिए हमें, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि टोटल 180 डिग्री हो जाए, तो यहाँ पर हम 60 डिग्री लिख देंगे, वैसा वैसा 60 डिग्री हम यहाँ पर भी लिख देंगे। ठीक है, क्यों लिखेंगे हम, इन सम का यानी 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री का हम ऐड करेंगे तो 120 आएगा, फिर अपन क्या ऐड करेंगे तो 180 आ जाएगा, बस यानी 60 डिग्री ऐड करेंगे तो 180 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो अपन ने देख लिया। ठीक है, तब साइन 60 प्लस साइन 60, अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि दो एंगल बनते हैं यहाँ पर, एक φ1 है और एक φ2 है। ठीक है, तो ये φ1 है, ये φ2 है, तो अपन यहाँ पे जो फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है, साइन φ1 प्लस साइन φ2। तो यहाँ पर क्या है, दोनों की φ1 और φ2 की जो डिग्री है, φ1 φ2 की वैल्यू है, एंगल है जो बना रहे हैं यहाँ पर, तो वो क्या है 60 डिग्री। 60 डिग्री तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, φ1 की जगह 60 डिग्री लिख दिया और φ2 की जगह भी 60 डिग्री लिख दिया। तब अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा, अब देखते हैं यहाँ पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन एल बाई 2√3 है। ठीक है, तो अब साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, और यहाँ पर भी साइन 60 था, यहाँ पर भी हमने लिख दिया √3/2। अब देखिए अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे, अगर अपन इसको मल्टीप्लिकेशन में ले जाएंगे इसके, तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अब एल डिनोमीटर में आ जाएगा और 2√3 क्या न्यूमिनेटर में आ जाएगा। कैसे आएगा मैं बताता हूँ, आपका इसका बताता हूँ सिर्फ मैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। ठीक है, तो जैसे अपन इसको ऊपर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2√3/L। उससे अब अगर अपन इसकी अगली स्टेप देखें तो ये वाले दिखाया क्या, 2√3i, ये वाला i है, अपॉन L, ये वाला L है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, तो आगे का यहाँ पर √3। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में कुछ भी साइन नहीं है, तो यहाँ पर मतलब मल्टीप्लिकेशन है, ये हमने बना दिया मल्टीप्लिकेशन। अब देखते हैं यहाँ पर b1 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, अब देखिए √3 मल्टीप्लाई बाय √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आई अपॉन एल। ठीक है, b1 इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 6i अपॉन एल। 6i कैसे आया, 2 3 6 और ये i और ये l का l। अब इसका जो डायरेक्शन है वो हमें पता करना है। देखिए अब जो करंट फ्लो हो रहा है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, देखिए यहाँ पर इस प्रकार हो रहा है। ठीक है, अगर हम नट एंटी यानी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, अगर स्क्रू स्क्रू रूल से देखें, अगर हम नट को क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो क्या होगा, वो अंदर की साइड जाएगा, मतलब डायरेक्शन क्या है इसका, इनवर्ट से, इनवर्ट से। अब देखिए हमने b1 निकाल लिया। ठीक है, अब b1 निकाल लिया हमने। अगर हमें एक पॉइंट P पर निकालना है इस ट्रेंगल के द्वारा, इस ट्रेंगल की साइड्स के कारण जो कुछ भी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगी पॉइंट P पर, वो निकालना हमें। तो हमने एक वायर के लिए तो निकाल ली, ये आ गई। अब हमें दूसरे वायर के लिए भी निकालना है तो यही आएगी, तीसरे वायर के लिए निकालना है तो वो भी यही आएगी, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मतलब हम ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस वायर आर इक्वल। तो हम क्या लिख सकते हैं, b1 को, देखिए अगर हम नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं इस पॉइंट P पर, निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी नेट, तो हम क्या करेंगे, इन सभी के कारण जो निकली हुई है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी उन सभी को ऐड कर देंगे। तो देखिए b1 प्लस b2 प्लस b3 हमने यही करा यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए अब b2 को हम b1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस वायर ऑल्सो इज इक्वल टू b1, है ना। तो और ये भी b1 के ही इक्वल है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इन सभी को b1 लिख सकते हैं, इसको b1 लिख दिया, इसको b1 लिख दिया, इसको b1 लिख दिया। तो अब यहाँ पर हम तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3b1, क्या आ जाएगा 3b1। अब 3b1 की जगह हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 3 तो वैसा का वैसा ही रहने देंगे। ठीक है, और हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अब देखिए यहाँ पर आप थोड़े साथ कन्फ्यूज हो सकते हैं, यहाँ पर 18 कैसे आया मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसके इस स्टेप के पहले वाले स्टेप में यहाँ पर बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखा है 3b1,
तो यहाँ पर हमने क्या करा था, यहाँ पर अब B1 की जगह हमने ये वाला फॉर्मूला, ये जो हमने निकाली है इंटेंसिटी, ये हमने लिख दी है। ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4π6I/L। अब 3 × 6 होगा, तो टोटल हमारे पास आंसर जो बचा फाइनली वो क्या बचेगा, 4π 3 6 जा 18I/L, और वही वाला आंसर हमारे पास बच रहा है। ठीक है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एट पॉइंट P क्या आ गई, μ0/4π18I/L, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, इन्वर्स होगा। इन्वर्स क्यों होगा डायरेक्शन, क्योंकि अगर हम नट को क्लॉकवाइज घुमाएंगे, यानी इधर से चलते हैं हम, तो देखिए यहाँ पर जो डायरेक्शन है ऊपर की साइड है तो ऊपर घुमाया हमने, और इधर नीचे की साइड है नीचे घुमाया हमने, इधर की साइड है तो इधर घुमा दिया हमने। तो ये क्या है कि हम इसको क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। जब भी हम नट को क्लॉकवाइज घुमाते हैं, तब क्या होता है कि नट अंदर की तरफ जाता है, तो इसका मतलब डायरेक्शन क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का इन्वर्स हो गया, इन्वर्स। और इन्वर्स डायरेक्शन है हम उसको कैसे शो करते हैं, एक गोला है उसके अंदर क्रॉस। तो ये इसका हम डायरेक्शन कैसे देते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इन्वर्स को, एक गोला है और उसके अंदर क्रॉस। ओके, अब हम यहाँ पर देखते हैं। पहले तो हमने क्या देखा था, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पर किसी छोटी सी लेंथ के कारण, छोटी सी वायर की लेंथ के कारण जो कुछ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो निकाली थी हमने। फिर उसके बाद हमने क्या देखा था, एक फाइनाइट लेंथ का वायर, यानी जिसकी लेंथ हम यानी बता सकते हैं, जिस वायर की लेंथ हम बता सकते हैं, उस वायर के कारण किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बताना, फुल वायर के कारण जो कोई फाइनाइट लेंथ है उसकी, जिसका हम लेंथ बता सकते हैं। लेकिन अब ऐसा कौन सा वायर है इनफाइनाइट, अब ऐसा कौन सा वायर है जिसकी लेंथ हम गणना नहीं कर सकते, जिसकी लेंथ हम मेज़र नहीं कर पाते हैं, इतनी लंबा है वो, यानी अनगिनत है। अब उस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हमको बतानी है किसी भी पॉइंट पर। तो हम कैसे बताएंगे, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड यानी कोई सा भी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हमको पता करना है किसी भी इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर के कारण, तो देखिए इनफाइनाइट वायर है, यानी इसका एंड पॉइंट कुछ भी हमें मालूम नहीं है, तो हम कहाँ पर जोड़ेंगे, हमें नहीं मालूम है। इनफाइनाइट है पूरा वायर, वायर अगर इनफाइनाइट है तो हम क्या कर देंगे, जब भी यहाँ पर कोई सी भी लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो इंटरसेक्ट कौन सी लाइन नहीं करती है, जो लाइन पैरेलल रहती है वो लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। तो इसी यहाँ पर वही वाला केस होगा। तो यहाँ पर जो जैसे हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करी हमने, यहाँ पर यहाँ तक, यहाँ एक पॉइंट P है, तो यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ हमने ड्रॉ करी है उसकी लेंथ क्या है, A है। और यहाँ पर यहाँ से जो एंगल बन रहा है वो क्या बनेगा, 90 डिग्री ही बनेगा इससे। क्यों, क्योंकि ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, और इंटरसेक्ट कौन सी लाइन नहीं करती है, जो पैरेलल रहती है। अब ये दोनों पैरेलल खींच देंगे अपन, और यहाँ से अगर अपन देखेंगे तो क्या दिखेगा, यहाँ पर ये जो लाइन है ये कौन सा एंगल बनाएगी, इसके साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगी, इसके साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगी। ठीक है, तो φ1 क्या होगा, 90 डिग्री होगा, φ2 क्या होगा, ये भी 90 डिग्री हो गया। तो हम इसका जब फॉर्मूला निकालेंगे तो किस प्रकार निकलेगा, तो सबसे पहले हम जो फाइनाइट वायर के कारण जो कुछ भी निकालते थे उसको हम देख लेंगे। उसका जो फॉर्मूला देखेंगे वो कि ये वाला फॉर्मूला था μ0/4πI/A sin φ1 प्लस sin φ2। अब क्या होगा, यहाँ पर φ1 की जगह हम क्या रख देंगे, 90 डिग्री रख देंगे, और φ2 की जगह हम क्या रख देंगे, 90 डिग्री रख देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर 90 डिग्री रखेंगे तो यहाँ पर क्या हम देखेंगे कि यहाँ पर अपन अगर अपन sin 90 और sin 90 की वैल्यू पुट करेंगे तो sin 90 की वैल्यू होती है 1, और ये भी 1, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर के कारण क्या होती है, μ0/4π2I/A। ठीक है, देखिए अब एक ये वायर है। ठीक है, तो अब ये एक पूरा वायर है। अभी तक हमने क्या देखा था कि या फिर हम जो वो भी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल देते थे इस वायर के कारण, वो कहाँ पर निकालते थे, या इस पॉइंट के अंदर या फिर इस पॉइंट के नीचे, यानी इन दोनों रेंज के बीच में ही रहता था, इन दोनों कॉर्नर के बीच में ही रहता था वाला पॉइंट, जिसका जहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते थे उस वायर के कारण। तो अब क्या हुआ है यहाँ पर देखिए, अब ये इस जो जो लेंथ है
ये इनके बीच में नहीं आ रहा है, ये दोनों कॉर्नर के बीच में नहीं आ रहा है, दो कॉर्नर के बीच में ना आते हुए ये उनके बाहर आ रहा है, यहाँ पर ये वाला पॉइंट है। तो हमें क्या निकालना है, इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, कहाँ पर, इस वाले पॉइंट पी पर। ठीक है, इस वाले पॉइंट पी पर निकालना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो ये जो एंगल है ये तो परफेक्ट बन रहा है। ठीक है, अगर हम इसको और ज़्यादा एक्सटेंड कर दें, इस वायर के लास्ट वाले कॉर्नर से हम यहाँ पर थोड़ी डॉटेड डॉटेड लाइन बना देते हैं। और यहाँ पर हमने क्या बोला था कि वो परपेंडिकुलर रहती है, कौन सी लाइन, जो कौन सा पॉइंट पे जहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी रहती है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर रहता है उस वायर के। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर डॉटेड डॉटेड लाइन से थोड़ा एक्सटेंड करने की कोशिश करते हैं, इमेजिन करते हैं हमने एक्सटेंड कर लिया है, और यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर जो लेंथ बनेगी वो ए बनेगी, पॉइंट पी और इसके बीच में, इस लाइन के बीच में। और ये एंगल क्या बनाएंगे, पॉइंट पी, यानी जो पी को ज्वाइन करने वाली लाइन है और ये वाली लाइन है, ये क्या बना रहे हैं, एंगल टोटल 90 डिग्री बना रहे हैं एंगल। ठीक है, और इसकी जो लेंथ है वो क्या है, ए है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम यहाँ इस पॉइंट से लेकर तो यहाँ तक इस पॉइंट तक जाएंगे, तो यहाँ पर जो लाइन ज्वाइन कर रही है ये कितना एंगल बना रही है इस लाइन के साथ, जो कि स्ट्रेट है, परपेंडिकुलर है इस वायर के। ठीक है, तो कितना एंगल बना रही है, 60 डिग्री बना रही है। ठीक है, तो ये हो गया φ1। तो φ1 क्या रहता है, हमेशा अपवर्ड में रहता है, उधर की साइड क्लॉकवाइज ही रहता है। ठीक है, और अब देखते हैं अपन यहाँ पर कि ये भी ऊपर की साइड ही है, ये भी ऊपर की साइड ही जा रहा है। तो हम इसको क्या, अपन क्या लेते थे पहले, φ2 को माइनस लेते थे, लेकिन यहाँ पर φ2 को माइनस नहीं लेंगे, φ2 को हम क्या लेंगे, यहाँ पर प्लस लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये भी ऊपर के डायरेक्शन में ही जाएगा। क्योंकि अब देखिए, यहाँ से आप अगर यहाँ देखेंगे, यहाँ पर टच होगा, तो ये भी क्या है, ये 30 डिग्री बना रहा है और ये 60 डिग्री बना रहा है, तो ये भी ऊपर डायरेक्शन है, इसका भी ऊपर डायरेक्शन, दोनों का सेम डायरेक्शन है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करते हैं हम, पहले तो क्या करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री से हम कॉस थीटा का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। और कॉस थीटा फॉर्मूला क्या होता है, इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखेंगे अगर अपन, तो कॉस थीटा फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है यहाँ पर, ए है, और हाइपोटेनस क्या है, डी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ए हमें निकालना है, तो ए यहाँ पर वैसा का वैसा ही लिख दिया। और हमने जो यहाँ पर जो डिवीजन में है डी, उसको अगर अपन अपोजिट साइड में ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, डी कॉस। अब देखिए, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो क्या है, 30 डिग्री है, तो यहाँ पर लिख देगा कॉस 30 डिग्री। और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू रहती है, वो क्या रहती है, √3/2। तो हमने यहाँ पर लिख दिया √3/2 अगले स्टेप में। तो ए इक्वल टू क्या हो गया, d√3/2। तो अब यहाँ पर थोड़ा माइनर चेंज है कि जैसे हम निकालते थे नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी वायर के कारण, फुल लेंथ वायर के कारण निकालते थे किसी पॉइंट पी या किसी पॉइंट पर, तो किस प्रकार निकालते थे, हम इस फॉर्मूले से निकाल लेते थे आसानी से। लेकिन अब क्या हुआ, जब जब भी हम फॉर्मूला निकालते थे तो हम φ2 को क्या रखते थे, माइनस रखते हैं। लेकिन यहाँ पर आप φ2 को क्या रखें, इसकी जगह यहाँ पर क्या रखें, φ2 को प्लस रख देंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, देखते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला जो है ये गलत हो जाएगा यहाँ पर आने के बाद। ठीक है, जब भी φ1 और φ2 दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में रहेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में रहेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, जैसे हम फॉर्मूले में कैसे लिखते थे कि इसे, मैं बस इसका ही बता रहा हूँ थोड़ा सा, साइन φ1 माइनस साइन माइनस φ2, ये लिखते थे हम। लेकिन अब यहाँ पर माइनस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो प्लस आया है वो किसके कारण आएगा, इसके और इसके माइनस का मल्टीप्लाई करने के बाद। लेकिन अब यहाँ पर प्लस है। ठीक है, दोनों एक ही डायरेक्शन में प्लस है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस है तो प्लस माइनस तो माइनस ही रहेगा। ठीक है, तो φ2 हम यहाँ पर अब फॉर्मूले में थोड़ा सा एडिट करेंगे। ठीक है, तो साइन φ1 माइनस साइन φ2 आएगा, यहाँ पर प्लस नहीं आएगा बीच में, साइन φ1 माइनस साइन φ2। तो φ1 क्या है, 60 डिग्री है, और φ2 क्या है, 30 डिग्री है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, साइन 60 माइनस साइन 30 डिग्री। तो जिस कारण ये हमने लिखा है साइन 60 माइनस साइन 30 डिग्री। अब बात यह आती है कि जब भी हम जैसे ऊपर जा रहे हैं, क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, तो वो चीज़ें पॉजिटिव ही आती है। और जब भी हम जैसे इधर घूम रहे हैं, इधर जाते हैं, अगर अपन डायरेक्शन हमारा इधर रहता है तो क्या हो जाता है, यहाँ पर ये हो जाता क्या, नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, तो फाइनली इसका हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे अपन, इस फॉर्मूले के कारण।
इस फॉर्मूले से निकालेंगे हम म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन d साइन 60 माइनस साइन 30। तो आपको मैंने बता दिया साइन 60 माइनस साइन 30 कैसे आया है। अब हम आते हैं एक मोस्ट बेसिक कंसेप्ट है जिसको हम कहते हैं सेमी इनफाइनाइट वायर। तो अब सेमी इनफाइनाइट वायर पहले तो क्या होता है मैं आपको बता दूं कि जैसे एक कोई सा वायर है, जैसे एक कोई सा वायर है जिसकी एक ओर से एक एक कोना हमें दिख नहीं रहा है क्योंकि वो इनफाइनाइट है, ठीक है, इनफाइनाइट लेंथ तक है, ठीक है, और एक कोना हम इसको मेज़र कर सकते हैं, एक कोने को हम देख सकते हैं क्योंकि वो फाइनाइट है। तो यानी एक तरफ से इनफाइनाइट है वो, एक तरफ से फाइनाइट है, तो ये होगा क्या, सेमी इनफाइनाइट। तो सेमी इनफाइनाइट वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है अब हमें वो निकालनी है, ठीक है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन दिया रहेगा वो किस प्रकार दिया रहेगा, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ इस प्रकार क्वेश्चन रहेगा ये देखिए मैं आपको बताऊँ किस प्रकार क्वेश्चन दिया हुआ है, ये तो मैंने आगे इम्प्लीमेंट किया गया सॉल्यूशन में, ठीक है, मेरे द्वारा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये एक वायर है सेमी इनफाइनाइट, ठीक है, और यहाँ पर उन्होंने एक पॉइंट दे दिया है और यहाँ से उसको कनेक्ट कर दिया है। अब अभी तक हम क्या देखते आ रहे हैं, वो परपेंडिकुलर रहता है हमेशा ही। क्या देखते आ रहे हैं कि जो कुछ भी पॉइंट रहता है जिस पर हमारी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होती है वो क्या रहता है, परपेंडिकुलर रहता है उस वायर के। लेकिन यहाँ पर ये परपेंडिकुलर नहीं है, तो हम क्या कर देते हैं, इस वायर को जो है पीछे की ओर एक्सटेंड कर देते हैं, पीछे की ओर एक्सटेंड कर देते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, ये अब हमें परपेंडिकुलर दिखेगा, ये अब हमें इस लाइन के परपेंडिकुलर दिखा है ये वाला पॉइंट। तो ये वाला पॉइंट कितना डिग्री बना है, 90 डिग्री बना रहा है इसके साथ, ठीक है। तब कोई सा भी ट्रेंगल देख लें अपन, तो कोई से भी ट्रेंगल का जो एंगल का जो सम रहता है, कोई से भी जो एक ट्रायंगल है उसके एंगल का जो सम रहता है वो क्या रहता है, 180 डिग्री रहता है, 180 डिग्री रहता है, 180 डिग्री रहता है। तो यहाँ पर 90 है, तो यहाँ पर हमें ये दोनों एंगल खाली रहते हैं, तो इन दोनों में हम क्या फिलअप करें, तो यहाँ पर टोटल 180 डिग्री आ जाए। तो ये 90 डिग्री है। अब 180 डिग्री करने के लिए कितना चाहिए, 90 डिग्री चाहिए। तो हम जाहिर सी बात हम दोनों को 45 कर देते तो क्या हो जाएगा, टोटल 180 डिग्री हो जाएगा इन तीनों का मिला के, ठीक है। तो अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। आगे अगर अपन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए पहले तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, cos 45 निकालें ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये राइट एंगल ट्रेंगल बन रहा है, ये एक राइट एंगल ट्रेंगल बन रहा है पूरा। तो यहाँ पर जो बेस है वो क्या है, ए है, और जो हाइपोटेनस है वो क्या है, डी है। तो यहाँ पर हम जो कुछ भी लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस ए है और हाइपोटेनस डी है। अब यहाँ पर a इक्वल्स टू, अब देखना जो चीज़ डिवाइड में है अगर वो अपोजिट साइड में जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन में हो जाती है। तो a इज इक्वल्स टू डी कॉस 45 डिग्री। तो a की वैल्यू क्या निकल गई, d/√2। d/√2 कैसा आई है, तो कॉस 45 की वैल्यू जो रहती है वो क्या रहती है, 1/√2 रहती है, ठीक है। तो d में अगर हम मल्टीप्लाई करें 1/√2 का तो क्या आ जाएगा, d/√2। ये देखिए यहाँ पर आया d/√2, कॉस 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। अब d को हम मल्टीप्लाई करें 1/√2 से तो क्या आ जाएगा, d/√2। अब यहाँ पर देखते हैं कॉस 45 डिग्री, एक और नहीं देखते हैं यानी, ठीक है। फिर हम उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे जिस प्रकार से हमने पहले वाले क्वेश्चन से सॉल्व करे हैं। हमने a की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं यहाँ पर कि जो कुछ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी अब कैसा है कि वो p इक्वल्स टू μ0/4πI/a रहता है यहाँ पर। तो a की जगह अपन ने क्या निकाल दिया है, d/√2। अब यहाँ पर साइन φ1 माइनस साइन φ2, तो φ1 की जगह हम कुछ ना कुछ जो एंगल हमारा है जैसे 90 डिग्री है φ1 की जगह तो 90 डिग्री लिख देंगे यहाँ पर, और φ2 की जगह शायद 45 डिग्री, तो हम 45 डिग्री लिख देंगे, ओके। फिर हम इसको सॉल्व कर देंगे तो इसके जो आएगी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वो क्या आएगी, सेमी इनफाइनाइट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी इस फॉर्मूले से, ठीक है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे सर्कुलर, यानी अभी तक हमने क्या देखा, स्ट्रेट वायर देखा था, अब क्या देखेंगे हम, सर्कुलर वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, करंट कैरिंग सर्कुलर वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पर
वो देखेंगे अगले लेक्चर में। ओके, थैंक यू।